जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सातवाहन वंश के बारे में और चेदी वंश के बारे में जाना था और आज जानने वाले हैं मौर्योत्तर काल, यानी मौर्यों के बाद जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की अपनी टॉपिक है मौर्योत्तर कालीन प्रमुख विदेशी आक्रमण। जो मौर्य वंश के बाद जितने भी आक्रमण हुए हैं विदेशी, आज उनके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जान लेते हैं, इससे पहले बात करते हैं कि मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश, फिर उसके बाद आता है दोस्तों शिशुनाग वंश, और उसके बाद आता है दोस्तों नंद वंश, और उसके बाद आता है दोस्तों मौर्य वंश, और उसके पश्चात आता है दोस्तों शुंग वंश, फिर दोस्तों आता है कण्व वंश, उसके बाद आता है दोस्तों सातवाहन वंश। तो दोस्तों, ये मगध जो साम्राज्य था उस पर आने वाले प्रमुख 7 वंशों का एकदम व्यवस्थित क्रम है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है कि सही क्रम क्या है, तो जान लेते हैं। और दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं हर्यक वंश। जैसा कि मैंने बताया था, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, शिशुनाग के शिशुनाग ही थे, नंद वंश के महापद्मनंद थे, और मौर्य वंश की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य थे, और शुंग वंश की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग थे, कण्व वंश की बात करें तो वासुदेव थे, और सातवाहन वंश की बात करें तो सिमुक थे। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने आपको पहले ही इसके ऊपर आज पढ़ने वाले हैं मौर्य उत्तर काल। दोस्तों, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के मध्य में जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं आज उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मौर्योत्तर कालीन। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, मौर्यों के बाद जो मगध साम्राज्य था वो छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो गया था। तो क्या था दोस्तों, मौर्य वंश के पतन के पश्चात मगध का शासन क्षेत्र छोटे छोटे हिस्से में विभक्त हो गया था। इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई भी राज्य होगा, कोई भी, जैसे आज की स्थिति उठाकर देख लेते हैं, अगर देश को चलाने वाला अगर कोई सही प्रधानमंत्री नहीं होगा तो वो देश, वास्तविकता यह है कि वो बिखर जाएगा, वो फिर अपने निर्वाह कर्तव्य मार्ग से बिछड़ जाता है। जैसे कि किसी विशेष मुखिया के न होने पर जानवरों का एक झुंड उससे बिछड़ जाता है, उसी प्रकार मौर्य वंश के पतन के पश्चात जो मगध का शासन क्षेत्र था वो छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, तो उसी के पश्चात दोस्तों सबसे पहले
यूनानी आक्रमण हुए थे दोस्तों। कौन? यूनानी आक्रमण दोस्तों। ये मैं मौर्य उत्तर की बात कर रहा हूँ कि मतलब मौर्य के बाद की, और सबसे पहले यूनानी, या फिर यहीं पर लिखा मिल जाता है इंडो ग्रीक, या फिर दोस्तों यहीं यमन भी लिखा मिल सकता है आपको। इंडो पूछे, ग्रीक पूछे, यमन पूछे, ये तीनों एक ही बात है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दूसरा था शकों का आक्रमण। उसके पश्चात आते हैं दोस्तों पहलव का आक्रमण। और उसके बाद दोस्तों आते हैं चौथे कुषाण। बात करते हैं कुषाण का आक्रमण। तो दोस्तों यही चार आक्रमण होते हैं जो कि बहुत ही मुख्य हैं, परीक्षा की दृष्टि से पूछे भी बहुत जाते हैं। तो दोस्तों इन्हें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं अब सबसे पहले इंडो ग्रीक या फिर यवन शासक की। बात करते हैं यवन शासक की। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे पहले यवन शासक की बात करें दोस्तों तो डेमेट्रियस ने भारत पर आक्रमण किया। दोस्तों जो सबसे पहले यवन शासक डेमेट्रियस थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। और दोस्तों बात करें ये रहने वाले कहाँ के थे, तो ये बैक्ट्रिया या फिर विक्ट्रिया। और विक्ट्रिया की बात करें तो हिंदकुश पर्वत के पश्चिमी क्षेत्र के ये रहने वाले थे। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जो बैक्ट्रिया राज्य होता है, यहाँ पर कुछ दंगे फसाद होते हैं। उसके पश्चात यहाँ से दो नए कुलों ने या फिर वंशों ने भारत पर आक्रमण करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने बात की थी कि जो सबसे पहला था डेमेट्रियस था, लेकिन उसके पश्चात जो दो नए थे, मैंने दो नए की बात की है। तो पहला तो था डेमेट्रियस वंश, और उसके पश्चात आता है दोस्तों डेमेट्रियस वंश की बात करें तो दोस्तों डेमेट्रियस की बात करते हैं तो डेमेट्रियस
वही शासक था जिसने पुष्यभूति शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग से युद्ध में पराजित होता है, वही शासक था डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस की बात करते हैं। पहले डेमेट्रियस वंश का संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम। और दोस्तों बात करते हैं कि इनकी राजधानी क्या थी। अगर इनकी राजधानी की अगर बात करें तो हो जाता है दोस्तों सयालकोट जो थी इनकी राजधानी थी। और दोस्तों बात करते हैं सबसे प्रतापी राजा। अगर सबसे प्रतापी राजा की बात करें दोस्तों तो वो हो जाते हैं मिनांडर या फिर दोस्तों इन्हें मिलिंद भी कहा जाता है। कौन? मिलिंद। ये तो थे इसके प्रमुख प्रतापी राजा डेमेट्रियस वंश, उसके संस्थापक डेमेट्रियस प्रथम, राजधानी सयालकोट। और दोस्तों सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो मिनांडर। और जबकि दोस्तों जो दूसरा वंश था यूक्रेटाइडस वंश। अब दोस्तों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इसके संस्थापक यूक्रेटाइडस ही थे। और दोस्तों अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी इन्होंने दोस्तों अपनी क्या बनाई थी? तक्षशिला। और दोस्तों इसका जो प्रमुख शासक या फिर सबसे प्रतापी शासक की इसके बात करें तो वो था एंटियालकिड्स। कौन था दोस्तों? एंटियालकिड्स। और दोस्तों एंटियालकिड्स का एक राजदूत था। अगर राजदूत की बात करें तो इसी का एक राजदूत था हेलियोडोरस। और दोस्तों इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्तों जो शुंग वंश था, शुंग वंश के नौवें शासक कौन? भागभद्र के समकालीन एंटियालकिड्स जो था वो भागभद्र के समकालीन था। और उसी का एक राजदूत था हेलियोडोरस, जिसने कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। इससे ये जानकारी मिलती है कि सर्वप्रथम कोई विदेशी भगवत धर्म को ग्रहण करने वाला प्रथम हेलियोडोरस था। और दोस्तों बात करते हैं मिनांडर या फिर मिलिंद की। तो दोस्तों मिलिंद जो था दोस्तों इसने शुंग शासक पर आक्रमण किया।
आक्रमण किया, किंतु क्या होता है दोस्तों, हार जाता है और उसके पश्चात इसने बौद्ध धर्म का हारने के पश्चात दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो दोस्तों ये जो शासक था, इसने सर्वप्रथम किसी यूनानी शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था या फिर उसका अनुयायी बना था। और इसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्नू से मिलती है। और मिलिंद पन्नू की बात करें तो मिलिंद पन्नू एक रचना है और वो रचना है नागसेन द्वारा जो है ये रचित है। तो दोस्तों यहाँ से यही इम्पोर्टेंट है कि मिनांडर जो था ये शुंग के समकालीन था और इसने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। और इसकी जानकारी हमें मिलिंद पन्नू एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिससे हमें मिलती है। और किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो वो नागसेन थे। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि इससे कुछ प्रमुख अगर कोई आक्रमण होता है, कोई भी विदेशी अगर किसी देश में आकर रहने लगता है तो थोड़ा बहुत उसके कल्चर में, उसकी संस्कृति में थोड़ा बहुत तो बदलाव या फिर चेंजेस होते ही होते हैं। तो उसी प्रकार यूनानियों के आक्रमण के प्रभाव दोस्तों, इससे भारतीयों पर प्रभाव क्या प्रभाव पड़े हैं भारतीयों पर, तो यही जानने वाले हैं। इससे भारतीयों पर यह प्रभाव पड़ता है दोस्तों कि सबसे पहले भारतीयों को ज्योतिष विद्या की जानकारी या फिर कह सकते हैं शिक्षा सर्वप्रथम यूनानियों से प्राप्त हुई। यूनानियों से प्राप्त हुई। इसका मतलब यह है दोस्तों, जो ज्योतिष विद्या का मतलब, जैसे आज के ज़माने में कोई ग्रह, नक्षत्र, तारा देखकर बताते हैं कि ऐसा ना करें वैसा ना करें, पंडित जी आते हैं, पत्र वगैरह देखते हैं तो वो ग्रह के अनुरूप बताते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों ये जो ज्योतिष विद्या थी, इसे सर्वप्रथम यूनानियों के द्वारा भारत में इसका विस्तार होता है। और उसके पश्चात दोस्तों यूनानियों के द्वारा ज्योतिष शिक्षा सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा मिलती है। और उसके बाद दोस्तों दूसरे की बात करते हैं, अगर सिक्कों पर या फिर लिख सकते हैं सोने के सिक्कों पर लेखन कला व राजाओं
देवताओं को सर्वप्रथम, दोस्तों जो सोने के सिक्के थे, सिक्कों पर लेखन कला राजाओं व देवताओं को सर्वप्रथम अंकित, लिख लीजिए, चित्र अंकित यूनानियों ने किए थे। किसने किए थे? यूनानियों ने किए थे। अब दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो भारत कुछ कला यूनानियों ने भारत में अपनी छोड़ी, तो कुछ ना कुछ तो भारत से भी उन्होंने ग्रहण किया होगा। तो अब जानते हैं भारत से उन्होंने क्या ग्रहण किया था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं योग शिक्षा, तपस्या योग शिक्षा, मतलब वही बात हुई दोस्तों। और नए धर्म जैसे कि बौद्ध धर्म। तो अभी मैंने बताया था बौद्ध धर्म किसने अपनाया था? मिलिंद ने, मिलिंद या फिर यहीं पर मिनांडर। और भगवत धर्म की बात करें अगर, भगवत धर्म की, तो हेलियोडोरस। जो प्रमुख बातें थी इनसे यहीं पर खत्म होती हैं। अब और आगे बात करते हैं अब दूसरे जो विदेशी आक्रमण हुए थे, शक आक्रमण। दोस्तों उसके बाद आते हैं शक आक्रमण पर। तो दोस्तों दूसरे आते हैं शकों के आक्रमण। अब ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो शक होते हैं, शक शासक लगभग ये सातवाहन वंश के समकालीन होते हैं। और शक शासकों की बात करें तो ये मध्य एशिया से आए थे। और दोस्तों जो शक शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि शक शासकों को क्या कहा जाता था? तो शक शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। शासकों को क्षत्रप कहा जाता था। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये सर्वप्रथम भारत में आकर बसते कहाँ हैं? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये भारत में आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे? कहाँ बसे? अगर ऐसी बात करें तो दोस्तों इनका जो निवास स्थान था ये लगभग 5 जगहों पर था, जिसमें एक लिख लीजिए कांधार, दूसरा लिख लीजिए मथुरा, तीसरे की बात करें तो उज्जैन,
और चौथे की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो चौथे होते हैं नासिक, नासिक। और दोस्तों नासिक, और अगले की बात करते हैं अगर पचवें, तो पचवें की अगर बात करें तो ये हो जाते हैं तक्षशिला, तक्षशिला। तो दोस्तों इसमें से हमें कुछ प्रमुख हैं, उन्हीं शासकों के बारे में पढ़ना है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी और सबके बारे में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले नासिक के बारे में। बात करते हैं नासिक की। नासिक, नासिक का जो शासक था वो था दोस्तों नहपान, नहपान, नहपान। ज़्यादा कुछ अगर पूछा जाता है दोस्तों तो यही पूछा जाता है कि नासिक का शासक कौन था, तो नहपान था। और दोस्तों यहाँ से एक प्रमुख बात यह है कि जो नहपान था ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन था। सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ से नोट कर लीजिए कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के समकालीन था। कैसा था? सातकर्णी के समकालीन था, समकालीन था। और दोस्तों जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था इसने नहपान को पराजित भी किया था, पराजित भी किया था। दोस्तों मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया था कि सातवाहन वंश और आंध्र सातवाहन वंश। तो दोस्तों यही कारण था कि ये जो नहपान था ये नासिक बोले तो महाराष्ट्र में जो सातवाहन शासक थे उन पर इस नहपान ने आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। और जो सातवाहन शासक थे उनके पैर नासिक की भूमि पर ज़्यादा दिन तक टिके नहीं रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी फिर गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित की थी। यही कारण था। और उसके बाद जब गौतमीपुत्र सातकर्णी आते हैं तो इन्होंने नहपान पर फिर आक्रमण करते हैं और फिर से नासिक पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। और अब उसके बाद बात करते हैं उज्जैन के। उज्जैन के शासक। बात करते हैं दोस्तों तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों जितने भी शासक थे सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक उज्जैन के शासक थे और जिनका नाम था रुद्रदामन। और इनकी जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और दोस्तों जूनागढ़ से और क्या जानकारी मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख जो था यहाँ से दोस्तों मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वारा बनाई गई सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? पुनर्निर्माण करवाया था। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो सुदर्शन झील थी
इसका निर्माण तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवा दिया गया था, लेकिन होता है ना कि बारिश वारिश होते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं तो जो गड्ढे होते हैं वो भरने लगते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से उसका पुनर्निर्माण शक शासक रुद्रदामन ने करवाया था। और दोस्तों रुद्रदामन की बात करें तो रुद्रदामन ने सातवाहन शासक पुलवामी या फिर पुलमावी सातकर्णी को 2 बार पराजित किया था, पराजित किया था। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, पराजित किया था। और दोस्तों जो उज्जैन के रुद्रदामन थे, इनका अंतिम शासक रुद्र सिंह या फिर रुद्र सिंह तृतीय था। और दोस्तों इसको गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर दोस्तों विक्रमादित्य। दोस्तों चंद्रगुप्त जो है यह नाम है, लेकिन विक्रमादित्य जो है ये उपाधि है। कोई भी राजा किसी भी शक्तिशाली राजा पर जब विजय प्राप्त करता था तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य को हराया था। अब उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो आता है दोस्तों पहलव वंश। दोस्तों पहलव ना कि पल्लव, पहलव वंश। तो दोस्तों ये जो पहलव वंश है इसके बारे में, और आगे चौथा है कुषाण वंश। क्या है? कुषाण वंश। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।